हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अथर्ववेद संहिता के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले 3 वीडियो 3 पार्ट में जा चुका है। ये चौथा पार्ट है आपका संहिता के संदर्भ में। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो रिलीजियस से रिलेटेड वीडियो बनाना अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो बनाना अलग चीज़ है किसी रिलीजियस टॉपिक पे। तो वैसे ही संहिताओं और अथर्ववेद के संदर्भ में जो मैटर है वो रिलीजियस से हट करके, क्योंकि तैयारी में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो उनके संदर्भ में आप लोग अथर्ववेद संहिता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे विषय वस्तु हैं। और इसके आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ और करना चाहते हैं कि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकें। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। सहयोग नहीं मिलता है तो थोड़ा सा निराशा लगती है, इसलिए सहयोग आपका बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम लोग चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का अथर्ववेद संहिता के संदर्भ में क्या क्या विषय वस्तु है, क्या क्या मैटर है जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं अथर्ववेद संहिता, अथर्ववेद संहिता के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रो देखेंगे कि अथर्ववेद संहिता अथर्ववेद का वह मंत्र भाग है। सबसे पहले इसके नामकरण के संदर्भ में आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं अथर्ववेद नाम से ही क्लियर है, अथर्व है, नाम सबसे पहले आया है। तो अथर्वा ऋषि के नाम के पढ़ने, अथर्वा ऋषि से जो है इसे होने के कारण जो है, यानी अथर्वा ऋषि का संबंध होने के कारण इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। तो इस तरह से इसका कई सेंस आता है। नामकरण को लेकर के, कुछ कंपन को लेकर के आता है कि एक ऐसा ज्ञान जो हमारे शारीरिक रूप से मस्तिष्क में कंपन करता है, कई चीज़ों से रिलेटेड होकर के जोड़ा गया है। तो यहाँ पे केवल इतना जान लें कि अथर्वा ऋषि से संबंध होने के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। अथर्ववेद संहिता अथर्ववेद मंत्र का भाग है, यानी जो अथर्ववेद संहिता जो है, हमने पहले भी आपको बता दिया है, कन्फ्यूज़न नहीं होंगे कि 4 वेद हैं या चारों वेदों की क्या हैं, अपनी अपनी संहिताएं हैं। तो यहाँ पे अथर्ववेद संहिता हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि मंत्र भाग। अथर्ववेद संहिता जो है अथर्ववेद का क्या है, मंत्र भाग है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रह्मवेद किस संहिता को कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके सामने कि यानी ब्रह्मवेद किसे बोलते हैं, अथर्ववेद संहिता के प्रकार से इसका दूसरा नाम भी है। इस वेद में जो मंत्र हैं वो देवताओं की स्तुति में और इसी क्रम में चिकित्सा है, विज्ञान है, दर्शन है, इनसे संबंधित है, इनसे रिलेटेड है। यानी देवताओं की स्तुति तो है ही, साथ साथ चिकित्सा, दर्शन, विज्ञान, अन्य चीज़ों को जोड़ा गया है। कहते हैं कि जो तीनों वेद हैं उससे ये डिफरेंट है, इसीलिए इसको वेदों की श्रेणी में शुरू में नहीं रखा गया था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसीलिए बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि वेद त्रयी, आगे हम लोग चर्चा करेंगे वेद त्रयी क्या है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें जो विषय जो और वेदों में जो धार्मिक रिलीजियस यानी धार्मिक देवताओं से जुड़े हुए मैटर था, लेकिन इस वेद में स्तुति यानी देवताओं की वंदना स्तुति के साथ साथ इसमें विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश डाला गया, जादू टोने के क्षेत्र में प्रकाश डाला गया, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाश डाला गया। तो यानी विषय वस्तुओं में परिवर्तन आया और नए नए विषय वस्तु उसमें ऐड किए गए। तो जैसा आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन से संबंधित है। इसमें 6000 ऋचाएँ हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितनी ऋचाएँ हैं। ऋचाओं के संदर्भ में कहीं समथिंग कुछ आगे पीछे भी आता है, विद्वानों के अपने अपने मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का कुछ आंकड़ा है, कुछ विद्वानों का कुछ है। तो यहाँ पे 6000 ऋचाएँ या मंत्र हैं। रचना काल इसका 7000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये भी टाइमिंग लर्न रखेंगे। अब हम लोग इसके विषय वस्तु के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि यानी इस अथर्ववेद संहिता का विषय वस्तु क्या क्या है, किन किन विषयों को इसमें समावेश किया गया है, कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, उन बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे। तो अथर्ववेद संहिता में जो टॉपिक है भूगोल है, खगोल विज्ञान है। अब यहाँ पे खगोल शब्द आया है। खगोल मीन्स होता है ग्रह नक्षत्रों के संदर्भ में अध्ययन, यानी जो पृथ्वी के आसपास ग्रह, मतलब जैसे पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, नक्षत्र है, तो ग्रह नक्षत्रों के संदर्भ में जो ज्ञान होता है, उससे जुड़ा हुआ जो जानकारियाँ होती हैं, जो तथ्य होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान या खगोल विद्या। तो यहाँ पे खगोल विद्या यानी इससे भी जुड़ी हुई चीज़ें इस अथर्ववेद में समाहित हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वैदिक काल के यानी आर्यों के समय में जो ऋषि मुनि थे, उनको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। यानी इन सब चीज़ों से क्या ज्ञात होता है, यहाँ से एंशंट टाइम में, इतने प्राचीन काल में भी, आजकल हम लोग जो चिकित्सा क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, उस टाइम में भी जो ऋषि मुनि थे उनको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी।
हमारे शारीरिक जो विकार हैं, जो रोग हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो विविध प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे जुड़ी हुई औषधियों की जानकारी थी। बॉडी सिस्टम कैसे वर्क करता है उनके विषय में उन्हें जानकारी थी। खगोल विद्या के विषय में जानकारी थी। तो कहने का मतलब है बहुत सारी वैज्ञानिक पहलुओं से जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे वे परिचित थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर ऐसे हैं जो आजकल प्रूफ हो रहा है कि उसमें उन्होंने जैसे पृथ्वी के मूवमेंट को लेकर के उन्होंने प्रकाश डाला कि पृथ्वी मूवमेंट करती है, जो आज प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक पहलू हैं जो उस टाइम के वैज्ञानिक ऋषियों को जानकारी थी, और इन्हीं जड़ी बूटी आयुर्विज्ञान के माध्यम से जो नए नए चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ, नए नए इलाज पद्धतियाँ सामने आई, अस्तित्व में आई। तो इन चीज़ों का ये हम केवल रिलीजियस से ही नहीं जोड़ सकते कि जो वैदिक वेद हैं ये सारे केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, ये वैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कि केवल रिलीजियस मैटर ही इसमें नहीं है, इसमें आपको दिख रहा है जैसे इस संहिता में क्या क्या है कि भूगोल है, खगोल है, वनस्पति विद्या है, जड़ी बूटियाँ हैं, गंभीर रोगों का निदान है कि बहुत सारे गंभीर रोग हो जाते हैं उनका निदान है, चिकित्सा है, इसके साथ अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत हैं, राजनीति के कठिन तत्व हैं, शल्य चिकित्सा है, मोक्ष है, लोकोपरक विषयों का निरूपण आदि किया गया। यानी हमारे समाज में बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन पे प्रकाश डाला गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नामकरण जैसा इसका पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऋषि अथर्वा के नाम पे इसका नामकरण हुआ। यह वेद त्रयी में शामिल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं वेद त्रयी जो 3 वेद हैं, तो यहाँ पे वेद त्रयी शब्द आया है। वेद त्रयी मीन्स का मतलब है कि जो वेद 3 वेद हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद जो है इनसे अलग है, इनको बाहर रखा गया है, वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। बहुत सारे भी इसमें मतभेद भी, जैसा आपने आपको पहले भी बता दिया कि जो अथर्ववेद है इसे काफ़ी बाद में जोड़ा गया। प्रारंभिक अवस्था में इसे वेदों की श्रेणी में नहीं रखा गया था, बहुत सारे बाद में जोड़ा गया। तीनों जो वेद हैं उनसे हट करके बहुत सारा इसमें मैटर है, इसीलिए इसे वेदों की श्रेणी में नहीं रखा गया था, बाद में इसे ऐड किया गया। तो इस तरह से जो वेद त्रयी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी में आएगा, अथर्ववेद इसमें नहीं आता। तो इसको लर्न रखेंगे, यानी इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। इसमें 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। अब इसके शाखाओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद की वर्तमान समय में 2 शाखाएं हैं, शौनक शाखा और पिप्लाद शाखा। बहुत सारे अलग अलग रचनाकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहीं पे 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, कहीं पे 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में जो उपलब्ध हैं वो केवल 2 ही शाखाएं हैं। तो 2 शाखाओं को लर्न रखेंगे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद के स्वरूप के आधार पर इसे ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। यानी जो तीनों वेद हैं, जो उनके मैटर हैं, तीनों के विषय वस्तु काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसे बाद में ऐड किया गया। तो विषय वस्तु व स्वरूप को लेकर के विद्वानों का मानना है कि वेद जो है काफ़ी बाद में आया है। तो इस तरह से ये अथर्ववेद का स्वरूप के आधार पर क्या माना गया कि इस वेद की रचना जो है सबसे बाद में हुई, यानी सबसे अंतिम में हुई थी। इसी क्रम में आगे देखेंगे। अथर्ववेद आयुर्वेद में विश्वास किए जाने लगा, यानी आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था, और जिसके कारण अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ। नेक्स्ट क्रम में अथर्ववेद, पहले भी हमने आपको बता दिया कि सभी वेदों के अपने उपवेद हैं, यानी कई कई शाखाएं हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि अथर्ववेद के भी अपने जो है क्या हैं, उपवेद हैं। अब इसका उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो शिल्पवेद इसका उपवेद है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। रचनाकार विश्वकर्मा हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न है विद्वानों का, कहीं कि मानना जो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको कुछ विद्वान अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मतभेद होते हैं, हिस्ट्री में यही ज़्यादातर होता है। कुछ टॉपिक पे अलग अलग मतभेद होने के कारण, एक मत न होने के कारण क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब आते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अथर्ववेद गृहस्थाश्रम में स्त्री पुरुष के कर्तव्यों, विवाह के नियमों की विवेचना करता है। तो यानी गृहस्थ जीवन पे अथर्ववेद प्रकाश डालता है। गृहस्थ जीवन के क्या उत्तरदायित्व हैं, किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है हमारे सामाजिक व्यवस्था में, उन सामाजिक व्यवस्थाओं पे, संबंधों को लेकर के ताना बाना है, उन्हीं के संबंधों पे प्रकाश डालता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसमें ऋग्वेद और सामवेद से संबंधित मंत्र लिए गए हैं। तो उन दोनों वेदों से भी इसमें मंत्र जो है ऐड किए गए हैं।
जादू से संबंधित तंत्र मंत्र, राक्षस, पिशाच अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें भूत प्रेत, जादू टोने आदि के मंत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसी क्रम में अथर्ववेद में स्पष्ट होता है कि कालांतर में आर्यों ने प्रकृति पूजा की अपेक्षा की और प्रेत आत्माओं व तंत्र मंत्र में विश्वास करना शुरू किया। जो तीनों वेदों में जो उनके विषय वस्तु हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं वेदों के माध्यम से आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है कि आर्यीकरण कैसे हुआ, आर्य लोगों का कैसे जीवन, मतलब उनका स्वरूप क्या क्या था, उनमें धार्मिक आस्था क्या क्या थी। तो शुरू में जो तीनों वेदों में जो उनके विषय में जानकारी मिलती है उससे डिफरेंट इस वेद में, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि उन्होंने प्रकृति पूजा, जो प्रकृति पूजा करते थे वे, उनका विषय वस्तु बदल गया। अब वे जो है किस में विश्वास करने लगे, प्रेत आत्माओं और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगे। तो जैसे जैसे उनकी आस्था में परिवर्तन हुआ, उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, और इस तरह से साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से भी हमें उन पे प्रकाश पड़ता है कि उनके स्वरूप में कब कब परिवर्तन आया। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने अथर्ववेद संहिता के संदर्भ में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट विषय वस्तु को लेकर के आएंगे, और जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ अभी है, उपनिषद अभी है, इन सब बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।